नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात आज होने वाली बड़ी सियासी मुलाकात की। राजनीति में कोई भी मुलाकात ऐसे ही नहीं होती। बात और मुस्कुराहट दोनों के ही बड़े राजनीतिक मायने होते हैं। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे आज दोपहर में बिहार के उप मुख्यमंत्री यानी तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए पटना पहुंच रहे हैं और इसी दौरान दोनों ही नेताओं के बीच करीब 2 घंटे तक बातचीत होगी। कई राजनीतिक मुद्दों पर इस दौरान चर्चा होगी और पटना में राबड़ी आवास पर यह महत्वपूर्ण मुलाकात आज होने वाली है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात करते नजर आएंगे राबड़ी आवास पर और इसीलिए इस मुलाकात के राजनीतिक मायने को देखा और समझा जा रहा है। पटना दौरे पर आदित्य ठाकरे आज पटना में उनकी मौजूदगी, डिप्टी सीएम के साथ उनकी मुलाकात और यही वो आवास है राबड़ी आवास जहां पर मुलाकात होती हुई नजर आएगी। ताजा राजनीतिक हालात को लेकर ये चर्चा, ये मुलाकात बेहद मायने रखती है। दोपहर का वक्त बताया जा रहा है, दोपहर 3 बजे के आसपास का वक्त जब ये मुलाकात राबड़ी आवास पर होती हुई आपको नजर आएगी। तो तस्वीरें इस वक्त उस जगह की जहां पर सियासी गर्माहट को महसूस किया जा सकता है। बिहार में महागठबंधन की सरकार और इस महागठबंधन की सरकार में तेजस्वी यादव के साथ आदित्य ठाकरे की मुलाकात के मायने जिसे लेकर अब चर्चाएं बेहद तेज हो चुकी हैं। जिस विपक्षी एकजुटता की चर्चा लगातार की जा रही थी, जिसको अगुवाई के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम जगहों तक पहुंच रहे थे, आदित्य ठाकरे पटना आ रहे हैं, बिहार आ रहे हैं और मुलाकात उनकी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ होने वाली है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे आज दोपहर में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए पटना पहुंचेंगे। 2:15 पर आदित्य ठाकरे पटना पहुंचेंगे और 4:30 बजे उनकी रवानगी है। इस मुलाकात को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि बिहार में जो महागठबंधन की सरकार है उसकी कोशिश लगातार है कि देश में एक बड़ा सशक्त गठबंधन बने जो बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में टक्कर दे सके। इसी दौरान आदित्य ठाकरे का यहां पर आना और तेजस्वी यादव से मुलाकात करना उसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। आदित्य ठाकरे पहुंच रहे हैं तेजस्वी यादव को शुभकामना संदेश भी देने के लिए। जो उनके पिता जो पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उन्होंने शुभकामना संदेश भेजा तेजस्वी यादव को, वो संदेश भी देंगे। लेकिन माना जा रहा है कि इस दौरान तेजस्वी यादव और आदित्य ठाकरे की मुलाकात में उन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है कि देश में एक जो बड़े गठबंधन बनाने की तैयारी हो रही है उस गठबंधन का हिस्सा शिवसेना को भी बनाया जाए जो उद्धव ठाकरे गुट है। तो जाहिर सी बात है इस मुलाकात को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान उद्धव ठाकरे के साथ अनिल देसाई भी मौजूद रहेंगे। तो ये मुलाकात लगभग 2 घंटे के आसपास चलेगी। दोपहर में लंच का भी दोनों नेता लंच भी लेंगे एक साथ और इस दौरान कई राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत भी होगी। जाहिर सी बात है तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, लालू यादव के बेटे हैं और देश की राजनीति में लालू यादव का एक अलग स्थान है। साथ ही एक समय वो भी था जब महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के साथ कोई घटना घटती थी तो सबसे ज्यादा मुखर रहने वाली पार्टी भी लालू यादव की पार्टी आरजेडी हुआ करती थी। लेकिन बदली राजनीतिक परिस्थितियों में आज उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं उनसे मुलाकात करने पहुंच रहे हैं और इस मुलाकात के दौरान क्या सियासी संकेत मिलेंगे वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो जिस मुलाकात को सब लेकर निगाहें टिकी हुई हैं, इसी मुलाकात के जरिए कौन सी रोटी सेकी जा रही है फिलहाल ये वक्त तय करेगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन महाराष्ट्र में सत्ता गंवाने के बाद उद्धव ठाकरे को बिहार की याद आ गई। वो तेजस्वी यादव के जरिए बिहार की जनता को साधना चाहते हैं जो महाराष्ट्र में उनके वोटर साबित हो सकते हैं। तेजस्वी यादव और आदित्य ठाकरे की मुलाकात के मायने आखिर क्या हैं, ये भी समझना जरूरी है। बीजेपी के खिलाफ एकजुटता की कवायद के तौर पर इस मुलाकात को देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में बिहार के लोग रहते हैं, बसते हैं। महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे को जनाधार की तलाश है। तेजस्वी से सियासी दोस्ती के बहाने वोट बैंक पर आदित्य ठाकरे की नजर है। जनाधार घटने के बाद ठाकरे को बिहार की याद आई है और इस तौर पर भी इस मुलाकात को देखा और समझा जा रहा है।
तेजस्वी के जरिए बिहार की जनता को साधने की कोशिश करते नजर आएंगे यहां आदित्य ठाकरे। महाराष्ट्र में आदित्य के वोटर साबित हो सकते हैं ये बिहार के निवासी, और इसीलिए इस मुलाकात के मायने दूर तक देखे और समझे जा रहे हैं। हालांकि आगे चलकर इस मुलाकात के तौर पर जो निकलेगा उसका सियासी असर किस रूप में नजर आता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और हमारे साथ इस वक्त मुंबई से हमारी सहयोगी प्रेरणा सीधे जुड़ चुकी हैं। प्रेरणा, और साथ ही साथ पटना से हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख मैं प्रेरणा का करना चाहूंगी, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेरणा, कितने बजे रवानगी है आदित्य ठाकरे की मुंबई से पटना के लिए? अभी अगले कुछ मिनटों में ही आदित्य ठाकरे जी जो है वो यहाँ से रवाना होंगे एयरपोर्ट के लिए। जहाँ तक जानकारी मिल रही है 11 बजे के आसपास की उनकी फ्लाइट है जो कि बिहार के लिए रवाना होगी। जैसे कि आपने कहा कि आदित्य ठाकरे या फिर ठाकरे परिवार को अचानक से बिहार की याद क्यों आई, तो उसकी वजह ये भी है कि मुंबई जो कि देश की आर्थिक राजधानी मानी जाती है और मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इसका जो बजट है वो किसी एक बड़े राज्य के जितना इस अकेली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट है। इस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन आने वाले 2-4 महीनों में होने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। और ऐसे में जो शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, इनके लिए कहीं ना कहीं पर ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अपने पास रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिवसेना प्रणाली तो क्या हम ये मानकर चलें कि इस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव के मद्देनजर भी ये मुलाकात इस वक्त तय की गई है, क्योंकि राजनीति में टाइमिंग बहुत मायने रखती है और यही एक बहुत बड़ी वजह है जिस दौरान आदित्य ठाकरे आज जाकर तेजस्वी यादव से मुलाकात करते नजर आएंगे। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम अभी मुंबई की परिस्थिति अगर देखें तो मुंबई में जो उत्तर भारतीय हैं, फिर वो उत्तर प्रदेश के हों या फिर बिहार के हों, जो भी उत्तर भारतीय हैं वो सारे बीजेपी के वोटर्स माने जाते हैं। और ऐसे में आदित्य ठाकरे के लिए मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बिहार की जनता का रुख अपनी तरफ लेना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए वो शायद तेजस्वी यादव से मिलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बिहार के और महाराष्ट्र, खास करके मुंबई के संबंध जो है वो अच्छे हो जाएं और बिहारी जो यहाँ पर मुंबई में रहते हैं उनका जनाधार जो है वो आदित्य ठाकरे की शिवसेना को मिल सके। मुस्लिम जो है उनका बहुत सा जनाधार महाविकास आघाड़ी के कार्यकाल के दौरान ये शिवसेना की ओर झुका है। ऐसे में केवल मराठी और मुस्लिम के आधार पर ना रहते हुए बिहारियों को भी अपने साथ अगर लिया जाए तो शिवसेना के लिए सत्ता पाना मुंबई में काफी आसान होगा। और इसीलिए बिहारी वोटरों पर केंद्रित होते हुए उनके ऊपर इस वक्त प्रणाली का आपसे जो जानकारी हमारी सहयोगी दे रही हैं कि ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणाली हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज भी हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। और बिहार के दृष्टिकोण से ये मुलाकात कितनी खास और महत्वपूर्ण हो जाती है ये हम अपने सहयोगी आनंद से जानेंगे, लेकिन उस बीच राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी आनंद शुरू हो चुका है। तो जरा अपने दर्शकों को सबसे पहले वो राजनीतिक प्रतिक्रिया सुना दें कि सियासत में मुलाकात को लेकर किस तरीके से अब गर्माहट महसूस की जा रही है। ही शिवसेना से परहेज किया, ठाकरे परिवार से परहेज किया। उनका पुत्र अब जा रहे हैं महाराष्ट्र के रिटायर मुख्यमंत्री से हाथ मिलाने। पुत्र का पुत्र तो का धन संचय, पुत्र सपुत्र तो का धन संचय। भाजपा जो है एक समाज और देश को जो है जाति और धर्म के नाम पर बराबर बांटना चाहती है और भाजपा का कोई उसका अपना नीति नहीं है। भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं है, वो बिल्कुल आरएसएस के एजेंडे पर चल रहे हैं। आज आदित्य ठाकरे जी डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी से मुलाकात करेंगे। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता को लेकर के जिस तरह बिहार से संदेश गया है, सभी राज्यों के बीजेपी के खिलाफ जो दल हैं वो बिहार आते हैं और बिहार आकर के श्री तेजस्वी यादव जी से मिलते हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी से। तो ये मुलाकात होगी और विपक्ष की एकता की मुहिम 2024 के लिए केंद्र से, देश से बीजेपी की सफाई होगी। तो बिल्कुल कांग्रेस नेता असितनाथ तिवारी ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। क्या कुछ वो कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में भाजपा ने जिस शिवसेना की उंगली पकड़ के चलना सीखा, उसी शिवसेना के साथ गद्दारी की उसको तोड़ लिया।
बिहार में जिस नीतीश कुमार की उंगली पकड़ के चलना सीखा, उसी नीतीश कुमार के साथ गद्दारी की और उनकी पार्टी को तोड़ने की साजिश की। इसलिए भाजपा के जितने पुराने सहयोगी हैं, भाजपा की इस गद्दारी वाले रवैये से परिचित हो चुके हैं और भाजपा से अब दूर हो रहे हैं। और हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ सीधे लगातार जुड़े हुए हैं पटना से। आनंद, सियासी तौर पर बिल्कुल हर मुलाकात के मायने होते हैं, मुलाकात में दूर की चर्चाएं भी होती हैं। हालांकि इस मुलाकात से इस बार बिहार के दृष्टिकोण से कैसे इस मुलाकात को देखा जाए? आदित्य ठाकरे जिस मकसद से मुलाकात कर रहे हैं वो समझ में आता है, जैसे प्रणाली भी कह रही थी कि आने वाले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इसका फायदा उन्हें मिले। बिहारी जो बड़ी तादाद में मुंबई में रहते हैं, व्यवसायिक नगरी में रहते हैं, उनका फायदा उन्हें हो, इस कोशिश में ये मुलाकात नजर आ रही है। लेकिन बिहार की सियासत के लिहाज से ये मुलाकात किस रूप में देखी जाए? देखिए विभा, बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात और रोचक मुलाकात मानी जा रही है बिहार के सियासत के लिए, क्योंकि हिंदुत्व की राजनीति के लिए जानी जाती है शिवसेना और सेक्युलर राजनीति के लिए जानी जाती है आरजेडी। ये दोनों अलग अलग दूरी के पार्टियों के दो बड़े नेताओं की मुलाकात आज हो रही है, जिस पर बिहार की सियासी निगाहें भी टिकी हुई हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग यही रहेगा कि भाई दोनों की मुलाकात होती है, किन मुद्दों पर बात होती है, क्या कुछ आगे की रणनीति होती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन आपको याद होगा कि अभी कुछ भी कयास लगाना साफ ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री जब केसीआर बिहार में पहुंचे थे, उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। उस समय भी चर्चा का बाजार गर्म हो गया था कि एक बड़े गठबंधन की तैयारी हो रही है। लेकिन फिलहाल उसकी स्थिति क्या है अभी देख सकते हैं। तेजस्वी यादव एक बड़े गठजोड़ बनाने की तैयारी कर रहे हैं नीतीश कुमार के साथ मिलकर, जो महागठबंधन की बिहार में सरकार बन रही है। इन लोगों की कोशिश है कि देश में एक सशक्त विपक्ष बने जिसका अगुवाई बिहार की तरफ से हो। तो जाहिर सी बात है, अगर उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे आज पटना पहुंच रहे हैं, उनकी भी कोशिश है कि एक बड़े गठबंधन बने, तो उसमें शिवसेना भी दिखे, ये उनकी कोशिश होगी। भले ही एमसीडी के चुनाव की बात अभी जो हमारे सहयोगी बता रहे थे, लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना होगा कि कई बार हम लोगों ने ये घटना सुनी है कि उत्तर भारतीयों के साथ जो घटना घटती है उसमें शिवसैनिकों का बहुत खराब रोल रहता है। तो और उसका मुखर विरोध बिहार में आरजेडी करती रही। तो जाहिर सी बात है, ये तमाम मुद्दे हैं, लेकिन अब राजनीति में कब परिस्थितियां बदल जाए कोई नहीं जानता। बिल्कुल, और सवाल ये भी उठेंगे कि आदित्य ठाकरे अगर पटना आ रहे हैं, बिहार आ रहे हैं, तो उनकी मुलाकात विपक्षी एकजुटता के दृष्टिकोण से अगर होती भी है तो वो नीतीश कुमार से नहीं हो रही है, वो हो रही है डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ। ये भी देखना समझना बेहद जरूरी होगा। दो युवा नेता एक साथ मुलाकात करते नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य, तमाम जानकारी के लिए आनंद अमृतराज। और इस वक्त बड़ी खबर लालू प्रसाद से जुड़ी हुई, जिसमें लालू प्रसाद यादव 25 नवंबर को सिंगापुर जाने वाले हैं। किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर सिंगापुर एक बार फिर से लालू प्रसाद की रवानगी होगी। डॉक्टरों से उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो हो चुकी है। लालू यादव के साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बड़ी बेटी मीसा भारती भी उनके साथ सिंगापुर रवाना होंगी। सिंगापुर जाने से पहले तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद से मुलाकात करेंगे। आज दोपहर आदित्य ठाकरे से मुलाकात के बाद देर शाम दिल्ली जा सकते हैं, इस तरह की चर्चाएं भी इस वक्त आ रही हैं। तेजस्वी दिल्ली जाकर अपने पिता से मुलाकात करते नजर आएंगे। वहीं लालू के सिंगापुर रवाना होने के बाद तेजस्वी यादव एक बार फिर से पटना लौटेंगे। जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, तो 25 नवंबर को सिंगापुर के लिए रवाना होंगे लालू प्रसाद यादव। और बड़ी खबर कुर्नी विधानसभा उपचुनाव के रण से जुड़ी हुई, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अब उतरने वाले हैं। 2 दिसंबर को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 5 दिसंबर वो तारीख है जब मतदान होगा और मतगणना 8 दिसंबर को होने वाली है। तो इससे पहले मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव हो चुके हैं। एक से दोनों ही पार्टियों के बीच टाई नजर आया, लेकिन उस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहीं पर भी जनसभा नहीं की। लेकिन इस बार ये तस्वीर बनती हुई कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में नजर आएगी, जहां पर डिप्टी सीएम के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी प्रचार करते हुए दिखेंगे। वहीं बड़ी खबर बांका से आ रही है, जहां पर फुल्ली डूमर थाना क्षेत्र के पड़ावकचक गांव स्थित बुर्गा फार्म में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते ये पूरा फार्म जो है वो जलकर राख हो गया। यही नहीं, मुर्गा फार्म के आसपास के कुछ दूसरी झुग्गी झोपड़ियों में भी आग लग गई और ये भी जलकर राख हो चुकी है। बताया जा रहा है कि राकेश यादव के मुर्गा फार्म में रोज की तरह कर्मी अपना काम कर रहे थे और इसी दौरान अचानक आग लग जाती है और ये आग
कैसे भड़के, इसे लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है। आग लगने की घटना से लाखों रुपए का नुकसान जरूर हुआ है, जो बात इस वक्त सामने आ रही है। आग लगने की सूचना के बाद अग्निशमन विभाग को जब इसकी सूचना दी गई, जब तक आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियां पहुंचती, तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। प्यार के आगे धर्म की दीवार तोड़कर एक मुस्लिम लड़की ने अपना धर्म बदलकर सनातन धर्म अपनाते हुए हिंदू लड़के से शादी कर ली है। भागलपुर में ये शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल झारखंड के गोड्डा निवासी राम कुमार और गोड्डा के मेहरमा निवासी मुस्कान खातून के बीच 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। दोनों 17 अक्टूबर को शादी करने के लिए गोड्डा कोर्ट पहुंचे, लेकिन इसकी खबर लड़की के घर वालों को लग गई और कोर्ट परिसर में उन लोगों को मारपीट किया जाता है इन लोगों के साथ। लेकिन लड़की ने पुलिस की सुरक्षा में कोर्ट में अपना बयान दिया और अपनी मर्जी से शादी करने की बात कही। लड़का और लड़की को शादी के बाद जान से मारने की धमकी दी जा रही है। नहीं, अपनी मर्जी अपनी खुशी से शादी करना चाहती है। अच्छा, घर के ऊपर से मतलब घर वाला लोग आपके राजी हैं? आप दोनों के? मेरे घर वाले राजी नहीं है। तो कोई मारने पीटने का धमकी ऐसा कोई? हाँ। क्या कौन धमकी दे रहे हैं आपको? मम्मी पापा मामा। भागलपुर के रंगरा सहायक थाना क्षेत्र के सोहाड़ा गांव में एक लड़की की शादी कराने को लेकर 2 पक्षों में विवाद के बाद एक पक्ष ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। 2 युवकों की पिटाई की गई, जो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मृतक प्रेमीलाल यादव का छोटा बेटा राजू यादव है, जबकि घायलों में मृतक के भाई कारेलाल यादव और मिथुन कुमार शामिल हैं। घटना के तुरंत बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लिया और अनुमंडल अस्पताल भेजा गया, जबकि घायलों को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल इस पूरे मामले की तहकीकात में पुलिस जो है वो जुड़ चुकी है। क्या नहीं हम कराएंगे शादी, नहीं कराएंगे तो उसका रिलेशन का था जो था ना, वो ऐसे बकवास करने लगा कि शादी होगा होगा होगा, गाली गुलम देने लगा। हमारा भाई भी गया था, हमारा भाई को गाली से लाठी से इसको ये देखो। बाड़कोट हाजत से बेलची प्रखंड के बाघा टीला पीएनबी बैंक लूट और पुलिसकर्मी की हत्या के मामले में 2 आरोपियों का एनकाउंटर वाराणसी में होने के बाद तीसरे आरोपी ललन की तलाश में बाढ़ थाने की पुलिस बनारस पहुंची हुई है। बाढ़ पुलिस ऑपरेशन पाताल लोक में उत्तर प्रदेश पुलिस के सहयोग से पूरे मामले की छानबीन करने वाली है। बेलची के बाघा टीला पीएनबी बैंक के लूट कांड में 2 साथी अपराधी बनारस में इनकाउंटर में मारे जाते हैं। तीसरा सहोदर उनका भाई ललन अभी फरार बताया जा रहा है। बीती रात बाढ़ थाने की पुलिस जो है बनारस के लिए रवाना हुआ है। 2 सदस्यीय टीम अपने दल बल के साथ पटना पुलिस के साथ बनारस पहुंची है। अभी सूचना मिला है कि चंद घंटे पहले बाढ़ पुलिस जो है बनारस पुलिस के सहयोग से ऑपरेशन पाताल लोक पर कार्रवाई शुरू कर दिया है। बाढ़ पुलिस का ये कहना है कि हर हाल में जो फरार 1 लाख का इनामी तीसरा भाई ललन है, उसको हर हाल में गिरफ्तार करना है, ताकि पूरे मामले का उद्भेदन हो कि वो कैसे बाढ़ से बनारस पहुंचे और बनारस में ये अन्य कार्यों को अंजाम दे रहे थे। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। गोपालगंज में गन्ना किसानों को लेकर 2 चीनी मिल आमने सामने आ चुके हैं। भारत शुगर मिल और विष्णु शुगर मिल के बीच हुए विवाद का मामला थाने तक पहुंच चुका है, जिसका सीधा असर गन्ना किसानों पर पड़ रहा है। इधर दोनों चीनी मिल का मामला डीएम तक पहुंचने पर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने संज्ञान लिया और मामले को सुलझाने के लिए दोनों चीनी मिल के प्रबंधकों को तलब किया है। विष्णु शुगर मिल गोपालगंज का इतिहास रहा है कि वो गन्ना विकास पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और दूसरी चीनी मिलों का गन्ना खींच करके चोरी करके अवैध रूप से खरीद करके मिल चलाना चाहते हैं। सिद्धवलिया फैक्ट्री का ये हैबिट है, हम आपको चाहे तो बहुत सा ऐसे देगा। पर साल इन्होंने रीगा चीनी मिल के बारे में
तो इस तरीका का ये दिया है। और उनका अपना एरिया में भी यही होते रहता है, तो इसी तरीके से ये गन्ना लेते रहता है, देते रहता है, तो यही सब चीज़ के लिए कहेगा। उनके द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई है और मैं एक मीटिंग बुला करके इसको रिजॉल्व करता हूँ, ताकि जिनका जिस क्षेत्र में गन्ना है वहीं के किसानों से वो इस वक्त गन्ना का क्रय कर सकें। लखीसराय में कोरोना संक्रमण काल के दौरान लाखों की लागत से सदर अस्पताल परिसर में स्थापित किया गया ऑक्सीजन गैस जनरेटिंग प्लांट विभागीय उदासीनता की वजह से 1.5 महीने से बंद पड़ा हुआ है। 2 नियमित टेक्नीशियन रहने के बावजूद ऑक्सीजन गैस जनरेटिंग प्लांट मरीज को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की बजाय खुद ही ऑक्सीजन की आस में धूल फांक रहा है। हाँ, ये हमको संज्ञान में आया है कि ऑक्सीजन प्लांट जो है काफ़ी दिनों से नहीं, कम से कम 1-1.25 महीने से ज़रूर ख़राब है। ठीक कर लिया जाए। हाँ, वो जल्द से जल्द ठीक कर लिया जाएगा। स्टेबलाइजर वो जल गया है, इसका थोड़ा सा परेशानी हो रहा है। इसे भी हम लोग जल्दी ही बनवा लेंगे। इंजीनियर से बात हुई है, वो लोग बोले हैं कि जल्दी आकर हम लोग इसे बना देंगे। स्टेबलाइजर पैनल का रिले जला हुआ है, जिसके कारण से 1 महीने से बंद पड़ा हुआ है। क्या है इसको शुरू करने के लिए क्या अभी तक आप लोगों ने की? इंजीनियर को लिखित में दिया गया है और ऑक्सीकेयर ऐप्स जो हमारा उस पर भी डाला हुआ है पोर्टल पे, और बात हो रही है, बहुत जल्द मतलब ठीक करने के लिए आश्वासन दिया गया है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।